नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे ख़ास शो नौजवान हिंदुस्तान में। जी हाँ नाजरीन, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जिसको यंग इंडिया भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आलमी नक्शे पर एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवान है। सबसे जवान, सबसे नौजवान देश पूरी दुनिया में, और हमारी हुनरमंदी आज पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। दोस्तों, किसी भी नौजवान के बेहतर मुस्तकबिल में तालीम की अहमियत कितनी होती है हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस भी मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी कामयाबी आपके कदम चूमती है। तालीम और गाइडेंस की अहमियत को समझते हुए ये ख़ास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट फील्ड्स में करियर कैसे बनाया जा सकता है इसे लेकर अलग अलग एक्सपर्ट से हम बात करते हैं। और इसमें तालिबे इल्म भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं। एजुकेशन वही जो फ्यूचर को ध्यान में रखकर दी जाए, जो चल रहा है या कन्वेंशनल तरीका चला रहा वो तो सही है, लेकिन डिग्री से आगे और आप कैसे इस फ्यूचर को देख सकते हैं, अपने इसके लिए विजन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये भी एजुकेशन का अहम हिस्सा होना चाहिए। आप लोग अपने सवाल पूछें। जी, आपने अपना करियर जो है दिल्ली से शुरू किया, तो दिल्ली में रह रहा जो काम कर रहे जितने भी आरजे हैं या रेडियो में काम कर रहे जितने लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चुनौतियां हैं, और जो छोटे शहरों में जो आरजे काम कर रहे हैं, वहाँ रह काम कर रहे जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चुनौतियां हैं रेडियो के फील्ड में? दोनों की ज़िंदगी में चुनौतियां जो हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। अब ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है कि मैं अगर दिल्ली का आरजे हूँ तो मेरे पास बड़ी चुनौती है, और वो अगर कानपुर या कहीं के हैं उनके पास छोटी चुनौती है। ये अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि अगर एक शहर का भी शो कर रहे हैं तो जिम्मेदारी पूरी है और वो चुनौती के साथ करना है, क्रिएटिव पूरी तरह होना है। मिसाल के तौर पे मैं जो सवाल किया था आपने कि सोशल मीडिया का कितना लेना देना और कितनी तस्वीर बदल रही है, हमारा मिसाल के तौर पे हमारा एक आरजे है जो कि दूसरे शहर से, छोटे शहर से शो करता है। अगेन वो भी यही चीज़ करते हैं कि जब वो शो कर रहे होते हैं तो वो फेसबुक पर लाइव करते हैं, और उनके फैंस जो हैं, उनके फैंस दिल्ली में भी हैं, और उनके फैंस जो है वो मुंबई में बैठ के सुनते हैं। एक ये फ़र्क हो जाता है, जैसे दिल्ली में सिर्फ कंटेंट जो है वो दोनों तरफ एक सा रहेगा। कंटेंट बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए वो शहर का लेना देना ही कुछ नहीं है। जैसे रेडियो तो चलिए एक शहर का होता है, जैसे आप एक फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म तो आप शहर को देख के नज़र में रख के नहीं बनाते, फिल्म बनानी है जिसकी वजह से एंटरटेन हो लोग। अब दिमाग में नहीं रहता कि ये कानपुर का आदमी देखेगा या मुंबई का देखेगा या पंजाब का देखेगा। कंटेंट अच्छा हो, क्रिएटिवली आपने डिज़ाइन किया हो कोई प्लॉट, उस पर फिर आप स्टोरी डालें तो वो अच्छा हो जाता है। इसी तरह दोनों जगह ये जो हम वो फिल्म बनाते हैं, अब अपना शो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों की चुनौती बिल्कुल इक्वली बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो भी उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको भी अपनी लिसनरशिप बढ़ानी है। उनको तो ये कहा जाता है कि आप कोशिश करिए कि आप यहाँ बैठ के दिल्ली के लिसनर को अपनी आवाज़ सुनाएं, और आपके पास वो सारे जरिए हैं। अब पहले नहीं हुआ करते थे, अब आप व्हाट्सएप के थ्रू एक चीज़ वायरल जब होती है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे बाहर 10 लोग मिलते हैं, 10 में से सिर्फ 2 लोग कहते हैं मुझसे कि आपको रेडियो पे सुना हमने कल, 10 में से 8 लोग कहते हैं आपको व्हाट्सएप पे सुना था हमने कल, या फिर 6 लोग कहते हैं आपको यूट्यूब पे मैं कंटिन्यूसली सुनता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो रेडियो पे, क्योंकि दिल्ली का ही आदमी सुन सकता है, वो भी ड्राइव करते वक्त या जब गाड़ी चला रहा है। तो चुनौती बिल्कुल बराबर है, बस ये है कि सोचने की बात है कि क्रिएटिवली आप कैसे कर सकते हैं। चाहे आप अपने घर से शो कर रहे हैं, कम्युनिटी रेडियो कितना छोटा होता है, बहुत छोटा कम्युनिटी रेडियो होता है। एक मेरे ख्याल हमारे जामिया में है कम्युनिटी रेडियो, सिर्फ जामिया तक महदूद है। वहां भी अगेन इतनी बड़ी चुनौती है उनके पास जितनी बड़ी मेरी है, तो उसमें कोई फर्क नहीं लगता मुझे। पॉसिबिलिटीज भी उतनी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। सर, एमसीआरसी ने किस तरह के कोर्सेज या आपने किस तरह से एजुकेशन को इनोवेट करने, क्योंकि चैलेंजेस को आप समझ रहे हैं और आपने जिस तरह से रखा है उससे ये समझ में आता है कि एजुकेशन भी हमारी इस चीज़ पर काम कर रही है कि स्टूडेंट्स जो विजन है, जैसा आप कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, या नवेद ने बताया कि किस तरह से अब सिर्फ आप कन्फाइंड नहीं बल्कि अब आपकी पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है सोशल मीडिया से। एजुकेशन में ये कैसे शामिल किया गया है? एजुकेशन में मैं जो बात कर रहा था कि वक्त के साथ तब्दीली और डिमांड्स भी आती रही हैं। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में काफ़ी अरसा मेरा गुजरा है। एक तो एक्टिंग कोर्स वहाँ बंद हो गया था, तो जब टेलीविज़न चैनल आने शुरू हुए अर्ली 90s में, तो हम लोगों पे बहुत प्रेशर पड़ने लगा कि भाई एक्टिंग के लोग चाहिए। तो मैंने ही वो सिलेबस डिज़ाइन किया जिसमें नसीरुद्दीन शाह थे, टॉम आल्टर थे, इन लोगों की कमेटी बना करके वो कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ और अभी अच्छा चल रहा है। फिर दोबारा वो 70s में जो बंद हो गया था, फिर से दोबारा शुरू किया। उसके बाद हमें महसूस हुआ कि टेलीविज़न की इतनी बड़ी डिमांड आ गई है, सैकड़ों चैनल स्टार्ट हो गए थे 90s में, तो हमने टेलीविज़न से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए। टीवी डायरेक्शन, वीडियो एडिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी, टीवी इंजीनियरिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग,
एनिमेशन का कोर्स इंट्रोड्यूस किया, सेट डिज़ाइनिंग एंड आर्ट डायरेक्शन का कोर्स इंट्रोड्यूस किया, और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग का भी कोर्स दोबारा इंट्रोड्यूस हुआ जो पहले बंद हो गया था। तो वहाँ कई कोर्स इंट्रोड्यूस हुए और वहाँ हमें लगा कि टीचर को भी अपडेट होना चाहिए, तो हमने फिर एक वो कैप्टिव टीवी का स्कीम शुरू किया जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर के फिल्में बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो वो भी अच्छा चला। उसके बाद फिर मैं आ गया इधर 2004 से 9 तक MCRC। तो यहाँ सिर्फ एक कोर्स था। तो आज वहाँ पे 7 कोर्स है, 7 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। MA मास कॉम में पहले स्पेशलाइजेशन नहीं था, हमने इंट्रोड्यूस किया फिल्म और टेलीविज़न का स्पेशलाइजेशन। तो आज वहाँ पे MA मास कॉम में सेकेंड ईयर में जा कर के फिल्म और टेलीविज़न में स्पेशलाइजेशन है। फिर एक कोर्स है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मास्टर डिग्री। दूसरा मास्टर डिग्री कोर्स है एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स का। तीसरा मास्टर डिग्री है MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म, जिसमें ऑनलाइन जर्नलिज्म, प्रिंट जर्नलिज्म और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म तीनों में स्पेशलाइजेशन है। और 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं, एक स्टिल फोटोग्राफी पे है, एक ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी पे है और एक एक्टिंग पे है। आपको जान के ताज्जुब होगा, ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी वाले सबसे पहले डिमांड में होते हैं, क्योंकि इंडिया में 900-1000 टीवी चैनल हैं, सैकड़ों रेडियो स्टेशन हैं, हर जगह उनकी खपत हो जाती है। 20 स्टूडेंट लेते हैं, वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर में नौकरियां मिल जाती हैं। लेकिन दूसरे कोर्सेज में भी इतनी डिमांड है। लेकिन मैं इन स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहूँगा कि फिल्म इंस्टीट्यूट में कभी भी प्लेसमेंट एजेंसी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट वाले पास करते करते इतना वेल कनेक्टेड हो जाते थे इंडस्ट्री से कि जॉब उनको पहले से ऑफ़र रखी रहती थी कि भाई तुम आ जाओ हमारे फिल्म में, तुम आ जाओ हमारे इसमें, तुम आ जाओ हमारे इसमें। यहाँ शुरू में हमने प्लेसमेंट 60-70 एजेंसीज आती थी जो स्टूडेंट को वेरियस फिल्म में प्लेसमेंट में ले जाती थी। इधर 2-3 साल से देख रहा हूँ कि स्टूडेंट फ्रीलांस करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसकी वजह ये बताते हैं कि एक तो वहाँ हम डिक्टेट किए जाते हैं कि क्या तुम्हें बनाना है, मैं अपने चॉइस की चीज़ नहीं बना सकता हूँ। दूसरी चीज़ कि जब आप किसी सेटअप के लिए काम करते हैं तो सेटअप का नाम ज़्यादा होता है, उस इंडिविजुअल का नाम कम होता है। स्टार्टअप के ज़माने तो में अब वो सबको चाहिए। पिछली बार वाईकॉम, डिस्कवरी, सोनी सब आया, सबों ने शिकायत की कि आपके स्टूडेंट आए नहीं इंटरव्यू में। मैंने क्वेरी की तो बोला नहीं सर, मैं तो फ्रीलांस करना चाहता हूँ। अच्छा, आप में से कितने लोग अभी सर की यही बात जैसा सर कह रहे हैं वैसे आप भी सोचते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बने बजाय किसी के लिए काम करने के? हाथ उठाकर बताएं। ये बात यही साबित हो जाती है। वो है। और ये तो एक पुरानी सोच रही है हम सब की। अभी शायद नवेद नहीं आज़ाद होना चाहते होंगे, क्योंकि अब तो काफ़ी अरसा हो गया है, तो सब मामला सेट हो गया होगा। छोटी मोटी खटपट चलती हो वो बात अलग है। आप अपने सवाल पूछो, मैं चाहूँगा महिला शक्ति से भी अब कुछ ज़रा सवाल आ जाए। मेरा सवाल अहमद सर से है। सर, आज बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज़ को अपने करियर की तरह चूज़ करने में थोड़ा ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इंजीनियरिंग, डॉक्टर वाले फील्ड से थोड़ा उनका रुझान हट रहा है। तो उनके लिए मीडिया कोर्सेज़ की 2 ही मेन स्ट्रीम होती है, या तो रेडियो पे चले जाएंगे आरजे बनना है, या तो मीडिया में चले जाएंगे और हमें एंकर बनना है। पर उन लोगों तक ये जानकारी बहुत कम हद तक है कि मीडिया में सिर्फ रेडियो टीवी के अलावा भी बहुत सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। हम मीडिया स्टूडेंट्स से हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, पर जो नॉन मीडिया स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टैलेंट भी है एक्चुअल में, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। वो अपने आप को कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं और हम इसमें भी आगे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या उनको गाइड देना चाहेंगे या निर्देश देना चाहेंगे? इस पर रोशनी डाली थी इसमें मैं जब फिल्म इंस्टीट्यूट में था तो वहाँ पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी। उसमें मैंने एक इशू रखा था कि फिल्म इंस्टीट्यूट पूरे देश में जा करके छोटे छोटे कोर्सेज रन करे डिस्ट्रिक्ट लेवल टाउन्स में। तो आज वो कोर्सेज फिल्म इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में घूम घूम के कर रहा है। वहाँ के फैकल्टी लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग कर रहे हैं, छोटी छोटी जगह पे, बरेली में जा कर के, मुजफ्फरपुर में जा कर के, तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स में जा कर के। तो अब बड़े इंथुजियास्टिकली वहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। फिर फिल्म इंस्टीट्यूट में मैं जब था तो मैंने ही वहाँ एक शॉर्ट कोर्स यूनिट स्टार्ट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्सेज। वहाँ पे मैं जब तक था कम से कम 6000 लोगों की ट्रेनिंग की होगी मैंने, यंगस्टर्स की और प्रोफेशनल्स की, दोनों की। इंडिया के बाहर के लोग
फॉरेन टीवी चैनल वाले भी आते थे, दूरदर्शन वाले भी आते थे, प्राइवेट चैनल वाले भी आते थे, लेकिन यूथ की भी बहुत बड़ी तादाद आती थी जिसके लिए हम लोग सेपरेट कोर्स करते थे। उसका पर्पस ये था कि मीडिया के बारे में जानकारी हो कि इसमें स्कोप क्या है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फील्ड चैलेंजिंग तो है ही, क्योंकि यूथ हमेशा चैलेंज को फेस करना चाहते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी की वजह से सेटिस्फाइंग भी बहुत है। जब आप काम कर लेते हैं, पसीने पोंछते हैं, उस वक्त कहते हैं यार मज़ा आ गया। मतलब पसीने पोंछ के ये नहीं कहते कि मैं थक गया, मैंने कहते सुना है अक्सर स्टूडेंट को, मज़ा आ गया यार वो शॉट बहुत अच्छा था। तो वो जो सेटिस्फाइंग एस्पेक्ट है ना क्रिएटिविटी का मीडिया में, दैट इज़ इनॉर्मस। वहाँ पे पैसा भी मैटर नहीं करता है। अब ज़रा फटाफट सवाल लेते हैं, और क्योंकि मैं चाहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी दौर में अब हम जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अपने पूछें। सर नमस्ते। सर अहमद सर से मेरा सवाल है कि आज जो भारत के मीडिया है और भारत मीडिया में आने वाले बच्चे हैं वो प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं, शोध की तरफ नहीं जा रहे, और भारत में बहुत कम शोध हुआ है मीडिया पे या मास कम पे या जर्नलिज्म पे। इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह ये रही कि मीडिया जो सेटअप इंडिया में शुरू हुआ, उस शुरू में सिर्फ दूरदर्शन ही था या सिर्फ आकाशवाणी था। रियल ग्रोथ मीडिया का जो हुआ है प्राइवेट सेक्टर में 90s से शुरू हुआ है, तो बहुत लेट शुरू हुआ है, जबकि दूसरे कंट्री में प्राइवेट चैनल काफ़ी पहले से हैं। अमेरिका को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए। तो इंडिया में जब तक प्रोफेशनल्स की डिमांड नहीं होगी तब तक तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे उस तरफ। तो 90s के बाद से जो ग्रोथ हुआ है उसी के पैरेलल फिर मीडिया एजुकेशन शुरू हुआ है। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि मीडिया एकेडमिक्स की शुरुआत काफ़ी लेट हुई है, और इसीलिए आपको जान के खुशी होगी कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च लेवल पे भी काम शुरू कर दिया, क्योंकि मीडिया का एक सेक्टर वो है जो मीडिया एजुकेशन एंड रिसर्च है, उसकी भी ज़बरदस्त डिमांड है। हज़ारों आज भी सीट पूरे कंट्री में खाली इसलिए हैं कि कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिल रहे हैं। इवन MCRC जैसी जगह पे मेरे यहाँ प्रोफेसर फिल्म की पोस्ट खाली है, प्रोफेसर टीवी की पोस्ट खाली है, एसोसिएट प्रोफेसर सिनेमेटोग्राफी की पोस्ट खाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर मल्टी मीडिया जर्नलिज्म की पोस्ट खाली है, क्योंकि लोग नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि ये रिसेंट फिनोमेना है, और मीडिया में जो लोग प्रोफेशन में हैं उनके पास वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन है इन सब पोस्ट के लिए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग भी रिसर्च की तरफ जाएं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही रिसर्च हो रहा है, रिसर्च पूरे वर्ल्ड में मीडिया एंड सोसाइटी के ऊपर ज़बरदस्त ढंग से हो रहा है। मीडिया से ओपिनियन जनरेट हो रहा है। अब जैसे हमारे यहाँ MCRC में हर साल एडलमैन आते हैं, इंटरनेशनल बहुत सारी एजेंसीज़ आती हैं जो स्टूडेंट को रिसर्च के लिए अपने यहाँ ले जाती हैं, जो बहुत सारे एस्पेक्ट पे रिसर्च कर रही हैं कि मीडिया किस तरह से सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, यूथ किस तरह से सोच रहे हैं। उसमें मीडिया रिसर्चर की ज़बरदस्त खपत है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ऐसा नहीं कि यहाँ भी संभावनाओं की कोई कमी है। अभी कितने एंथुजियास्टिक आप लोग होते हैं कि आप सिर्फ नवेद को देखते हैं, या आपको लगता है कि आप एक आइडियल बना सकते हैं कि आप रिसर्च में जाएं और रिसर्च आपको देखकर लोग रिसर्च भी करना चाहें कि मीडिया रिसर्च से भी ये फायदे हुए हैं? आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर मेरा सवाल भाषा को लेकर अहमद सर से है कि किसी भी भाषा के विकास तभी हो सकता है जब वो आजीविका का साधन हो। तो उर्दू को लेकर के हम देखते हैं कि वो पिछड़ता जा रहा है उसमें, तो इसका क्या कारण हो सकता है कि उर्दू आजीविका का साधन अब नहीं रह पा रही है? देखिए, ये सवाल बहुत से लोग कहते हैं कि उर्दू तरक्की नहीं कर पा रही है या आगे नहीं जा रही है। इसकी वजह ये थी कि जो उर्दू लिटरेचर में तो काफ़ी काम हो रहा था, लेकिन उर्दू अपने फॉर्म में मीडिया के थ्रू अच्छे ढंग से पहुंच नहीं पाई है अभी तक। अब जैसे जो स्टैंडर्ड कंटेंट है होना चाहिए, हर चीज़ आजकल पैसा मांगती है। तो जब तक आप उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, अब जैसे उर्दू जर्नलिज्म ही की बात हो रही है, उर्दू में उतने स्टैंडर्ड पेपर नहीं मिलेंगे जितने कि हिंदी में मिल जाएंगे, इंग्लिश में मिल जाएंगे या दूसरे लैंग्वेज। इसकी वजह यह है कि उतना इन्वेस्टमेंट उर्दू जर्नलिज्म पे नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। लेकिन अब चूँकि ये जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से काफ़ी काम आसान हो गया है। अब जैसे देखिए रेख्ता.com शुरू किया है, अरे क्या ज़बरदस्त अट्रैक्शन है उसका, लोग पागल हो रहे हैं रेख्ता.com को। मुझे भी कई बार कुछ भी शेयर रेफ़र करना हो, कुछ भी स्टोरी रेफ़र कर, मैं सीधे रेख्ता.com पे जाता हूँ।
तो ये सब बातें उर्दू को फिर से स्ट्रेंथन कर रही हैं। तो उसमें उर्दू के लिए काफ़ी जो सोशल मीडिया पे भी हो रहा है, और वैसे भी अदर दैन सोशल मीडिया अब उर्दू पे काफ़ी कुछ काम होने लगा है। और फिर उर्दू का रोल जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में रहा है वो ज़बरदस्त रहा है, तो वो फिर से री-इन्वेंट हो रहा है, उर्दू अपने आप को री-इन्वेंट कर रही है, तो नए फॉर्म में आ रही है। तो मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में उर्दू फिर से वही अपनी स्ट्रेंथ पा जाएगी। जो दूसरी बात यह है कि आपने सुना होगा कि सारे वर्ल्ड में प्रिंट मीडिया का डिक्लाइन हो रहा है, इंडिया में इसका राइज हो रहा है, ख़ास करके रीजनल प्रिंट मीडिया का बहुत ज़बरदस्त राइज हो रहा है, रीजनल प्रिंट मीडिया और रीजनल ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। उसकी वजह यह है कि इंडिया में जो लिबरलाइजेशन हुआ है 90s से, और जो एजुकेशन बढ़ा है, और जो एक्स्ट्रा मनी लोगों के पास अवेलेबल है, अब लोग मीडिया की तरफ ध्यान जा रही है, वो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं और रीजनल लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में। इसलिए प्रिंट जर्नलिज्म का जो राइज हो रहा है रीजनल लैंग्वेजेस में ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू नेशनल लैंग्वेज। मैं इसमें भाषा में नवेद आपको भी शामिल करना चाहूँगा कि आपका तो पूरा काम ही जो है वो लैंग्वेज का है, आवाज़ का है, भाषा बहुत अहम है। ऐसे में उर्दू का इस्तेमाल या किसी पर्टिकुलर भाषा का इस्तेमाल या जनमानस की भाषा जैसा हम इस्तेमाल करते हैं, आपको भाषा ने कहाँ कहाँ पर ऐसा आपको लगा, क्योंकि आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन जैसा आपने बताया नहीं लिए थी, तो आपने अपने आप को कैसे इन्वेंट किया या किस तरह से अपनी चीज़ों को सीखा, और वहाँ पर भाषा की और भाषा और रोजगार के किस कॉम्बिनेशन को आपने पाया? भाषा जैसे उर्दू से बात शुरू हुई थी, तो मैं भी पूरी तरह उर्दू नहीं जानता, सखील उर्दू मुझे नहीं आती, लेकिन जितनी जानता हूँ उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। लेकिन किसी भी भाषा का मुझे लगता है रेडियो नहीं बल्कि टेलीविज़न ही, मैं अगर कोई शो देख रहा हूँ तो मैं उस वक्त ये गौर ही नहीं करता कि ये भाषा कौन सी बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो आसानी से समझ में आ जाए मेरे। अब इसको आप फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कह लें कि हर किसी की एक ज़ुबान बन गई है। मैं ये शो ख़त्म करके अगर स्टूडेंट से मिलूंगा तो वो भी ख्याल नहीं रखेंगे कि मैं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। कंफर्टेबल फील होना चाहेंगे कि मैं इत्मीनान से बात कर लूँ और समझ लूँ। अब इसमें इंग्लिश भी मिक्स हो जाती है, उर्दू भी मिक्स हो जाती है, हिंदी भी मिक्स हो जाती है, तो मैं उसी ज़बान में शो करना पसंद करता हूँ और करता भी हूँ कि इतनी सखील उर्दू भी ना बोल दूँ कि आदमी को समझ में ही ना आए, हिंदी भी ना बोल दूँ और इंग्लिश का भी इस्तेमाल ना कर ले। तो ये भाषा भी अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ ना कि भाषा भी मैं नहीं फैसला ले सकता इसका कि मुझे किस ज़ुबान में शो करना चाहिए। फैसला वही लेते हैं जो लोग सुन रहे हैं, उनको अच्छा लगता है कि अगर आपका कोई मैसेज इस ज़ुबान में हो तो मैं उस ज़ुबान में कोशिश कर देता हूँ। हिंदुस्तानी ज़ुबान कहता हूँ मैं उसको, जो हम बोलते हैं अक्सर, जो आमतौर पे घरों में और अपने दोस्तों में और बाहर जाके, तो हिंदुस्तानी जो ज़ुबान है उतना ही कनेक्टेड आपका लिसनर या व्यूअर ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं समझा इस ज़ुबान में आसानी से रहा हूँ। लेकिन हाँ ये है कि आपको अगर लगता है कि ख़ास तौर से किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए आपको उर्दू में शो करना चाहिए तो ज़रूर करना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि रेख्ता.com, बल्कि मैं जश्न रेख्ता जाता ही इसलिए हूँ कि मैं खुद अपनी उर्दू इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो शायर आते हैं और जो पढ़ी जाती हैं चीज़ें वो मुझे भी मुतासिर करती हैं। जश्न रेख्ता या जश्न अदब जहाँ भी मैं जाता हूँ वो वहाँ से सीखता हूँ। अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है किसी भी लैंग्वेज पे सिर्फ उसी लैंग्वेज की बात हो रही हो। लेकिन अगर कंफर्टेबल फील कराना है तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई जुबान नहीं है जो हम बोल रहे हैं आपस में। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल अहमद सर से है कि सर अभी वर्तमान का जो मीडिया है वो खबरों के इस बवंडर में सिर्फ राजनीतिक के ऊपर ही सिमट करके रह गया। दूरदर्शन की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर एक खबरों का सामंजस्य, एक तालमेल होता है। वहाँ देश विदेश की खबरें भी हम लोगों को बहुत इजीली वहाँ मिल जाती है, समझ में आता है। कृषि हो गया, विज्ञान हो गया, आर्थिक विकास की बात की जाए तो वो सभी हमें दूरदर्शन में देखने को मिलती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो जर्नलिज्म में जो स्टूडेंट्स करियर बनाना चाहते हैं उनको हम बिजनेस, साइंस और एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के लिए मोटिवेट करें? नहीं, ये तो देखिए बेसिक टेक्निक जो जर्नलिज्म की है वो आपको दी जाती है आपके कोर्स में। आप पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको परसू करें और उस एरिया में स्पेशलाइज करें। लेकिन बहुत सारे एजुकेशनल, जैसे अभी मैंने किया है, साइंस कम्युनिकेशन का एक ऑप्शनल पेपर इंट्रोड्यूस किया है, उसी तरह वुमेन एंड मीडिया का एक ऑप्शनल पेपर इंट्रोड्यूस किया है, उसी तरह आर्ट एंड कल्चर, फॉरेन आर्ट एंड कल्चर अभी मैंने एक पेपर इंट्रोड्यूस किया है ऑप्शनल,
आर्ट एंड कल्चर ऑफ इटली, क्योंकि इटली फैशन डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, म्यूज़िक के लिए जाना जाता है, फिल्मों के लिए जाना जाता है इटली, तो उसके आर्ट एंड कल्चर ये तो सब पॉपुलर कल्चर का ही हिस्सा है, तो उसको भी जानना ज़रूरी है। तो आप अपने आप को डिसाइड करें कि आप बेसिक टेक्निक आपको मिल गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, आप उसी फाउंडेशन पे आगे बढ़िए और अपनी जो इंटरेस्ट है आपका उसको परसू कीजिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आप दोनों से सवाल करना चाहूँगा और बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब हम कार्यक्रम को ख़त्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर, शुरुआत आपसे। मीडिया एक ऐसी जगह है, हालांकि थोड़ी सी इस पर बातचीत हुई, जिसमें टैलेंट कि आप बोल पाते हैं कि नहीं, या आप कैसे दिखते हैं भी कई बार शुरुआती दौर में मायने रख जाता है, कैसा लिखते हैं वो भी मायने रख जाता है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत अच्छी फॉर्मल एजुकेशन। मैंने देखा ये इन्होंने BBA किया है, नवेद ने, और ऐसे ही कई और स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, बहुत अच्छे राइटर होते हैं या बहुत अच्छा सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों पर उनकी बड़ी अच्छी समझ होती है। टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या पढ़ाई करने के बाद निकलना ज़रूरी है? यानी एजुकेशन मीडिया की ज़्यादा ज़रूरी है या मीडिया के लिए वो टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, अब वो चाइनीज़ कहावत है कि चूज़ ए जॉब यू लव, यू विल नेवर हैव टू वर्क ए डे इन योर लाइफ। तो आपने अगर उस अपनी पहचान कर ली है कि हमें हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आपको आगे कभी मुश्किल नहीं होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट को भी, जब लेक्चर देता हूँ तो बातों बातों में सुना देता हूँ, दिस इज़, यू डोंट नीड टू बी आइंस्टाइन और न्यूटन, क्योंकि आपको डिस्कवरी तो करनी नहीं है, आपको एक सेट ऑफ स्किल चाहिए। वो स्किल हैंड्स ऑन जॉब भी मिल सकता है और कोर्स अटेंड करके भी मिल सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो फिल्म मेकर ने दर्जनों फिल्म बना दी है, उसके बाद फिल्म इंस्टीट्यूट आए हैं पढ़ने के लिए। सईद मिर्ज़ा 40 साल की उम्र में आए थे फिल्म का कोर्स करने। ऐसे कई तो बहुत से लोग हैं, मैंने सईद उनके बहुत करीब रहा हूँ मैं, तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने जब फिल्म बना ली ना, तो मुझे लगा कि एक सर्टिफिकेशन हमें चाहिए कि यस आई एम सर्टिफाइड फिल्म मेकर। तो मैंने आकर के FTI का कोर्स किया। यही क्वेश्चन मैंने श्याम बेनेगल जी से किया कि सर आपने फिल्म इंस्टीट्यूट का कोर्स नहीं क्यों किया? तो कहने लगे, देखो इफ्तिखार भाई, शायद मैं करता तो और अच्छा फिल्म मेकर होता, लेकिन श्याम बेनेगल इतने अच्छे फिल्म मेकर हैं, उनको कोर्स की ज़रूरत है नहीं। तो बात यह है कि ये जो सेट ऑफ स्किल्स हैं, आप ऑन जॉब भी सीख सकते हैं। और मुझे लगता है अभी आपने थोड़ी देर पहले इस पर एक बड़ी अहम बात कही थी कि एजुकेशन में जैसे MCRC में कई पोस्ट खाली हैं, या इसी तरह एजुकेशन के पूरे फील्ड में, मीडिया एजुकेशन में कई जगह खाली हैं, क्योंकि आप काम तो करते हैं और आपके अंदर स्किल्स भी आ गई, लेकिन वो जो बेसिक एजुकेशन, पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, शोध का तरीका है, उसका नितांत अभाव। इसलिए एजुकेशन भी नहीं, टीचिंग बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैंने पाया है कि अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल, एक बार मेरे एक दोस्त, बहुत करीबी नाम नहीं लूँगा, वो इंटरनेशनल अवार्ड भी उनको फिल्म मेकिंग के लिए मिल चुका है। उन्होंने कहा यार FTI में पढ़ाना है। हमने कहा आइए लेक्चर दीजिए, डॉक्यूमेंट्री उनको टॉपिक दिया, 1 हफ्ता पहले आ गए, तैयारी करते रहे। जब लेक्चर हुआ तो मुझे भी बुलाया, यार इफ्तिखार तुम भी आ जाओ, बैठ जाओ। तो मैं भी मैं उस वक्त डीन था FTI का, बैठ गया मैं। तो 10-15 मिनट बात की, उसके बाद इधर आओ, कान में कहते हैं अब क्या बोलूँ मैं? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे फिल्म मेकर हैं तो अच्छे टीचर भी हैं, क्योंकि अच्छी टीचिंग के लिए अलग से क्वालिटीज़ चाहिए। एंड मीडिया टीचिंग इज़ मोर चैलेंजिंग दैन एनी अदर टीचिंग, क्योंकि प्रोफेशन भी है और टीचिंग स्किल भी चाहिए। जी नवेद, फाइनली आपने तो पहले ही बता दिया है, आप दूसरी स्ट्रीम की पढ़ाई कर रहे थे और फिर आपका एक अलग ही टैलेंट सामने आया, बट क्या आपको भी एजुकेशन लगता है कि इसमें एजुकेशन हो तो और बेहतर हो सकता है, या स्टूडेंट को एजुकेशन और टैलेंट, इस कंपैरिजन में आप क्या सलाह देना चाहें? अगर इंसान टैलेंटेड भी है और उसे खुद इस बात पे यकीन है, तो भी मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है वो एजुकेशन जो वो लेना चाह रहा है और जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ना चाह रहा है। मिसाल के तौर पे बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि काश मैंने मास कम्युनिकेशन कर रखा होता, क्योंकि मैं इंटरनली वो चीज़ें जानता हूँ। लिसनर्स को नहीं मालूम होता हो, क्योंकि वो सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं मेरी, या फिर जो लिखा हुआ है वो बोल दिया, लेकिन उनको इंटरनली चीज़ें नहीं मालूम होती, जिन चीज़ों की वजह से मैं खुद परेशान रहता हूँ कि काश ऐसा होता कि मास कम्युनिकेशन की डिग्री होती तो मैं यहाँ ना रुकता, और वो जो रुकना है वो सिर्फ मुझे ही मालूम है, और वो थोड़ा थोड़ा रुकना वो बहुत बड़ा रुकना हो जाता है। क्या देर हुई है, सर बैठे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ सर से कुछ तालीम हासिल कर लें, एक सर्टिफिकेट ले लें। तो मेरा भी ये मशवरा है कि ज़रूर, नो डाउट, टैलेंट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत, और टैलेंट को
कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन जो चीज आप सीख सकते हैं उसको तो जरूर हासिल कर लें। तो आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और फिर उस लाइन में जाएं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और एजुकेशन बहुत जरूरी है, ये सभी मानते हैं। तो आप एजुकेशन ले रहे हैं, इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये खास पेशकश भी आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते किसी और सब्जेक्ट और फील्ड पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ इसी तरह खास मेहमान जुड़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।